वर्ल्ड वॉर टू यह एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो 1939 से 1945 तक चला। इसमें दुनिया के ज्यादातर देश शामिल थे, इंक्लूडिंग ऑल द ग्रेट पावर्स, जो दो अपोजिंग मिलिट्री अलायंसेस बनाते हैं, द एलाइज और द एक्सिस। यह वॉर शुरू हुआ नाज़ी जर्मनी के पोलैंड पे इन्वेजन से, जिसको लीड किया एडोल्फ हिटलर ने। इस एक्शन के कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, जिससे पॉलिटिकल बाउंड्रीज में बड़े चेंजेस आए और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के रूट्स ट्रीटी ऑफ वर्साई में देखे जा सकते हैं, जिसने वर्ल्ड वॉर वन को खत्म किया था। इस ट्रीटी ने जर्मनी पे बहुत सारी पेनल्टीज लगाई, जिससे इकोनॉमिक टर्मोइल और रिजेंटमेंट पैदा हुआ। 1930s के ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी की इकोनॉमिक हार्डशिप को और बढ़ा दिया। ऐसे माहौल में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी पावर में आई और जर्मनी को फिर से स्ट्रांग बनाने का वादा किया। हिटलर की अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और फैशिस्ट आइडियोलॉजी ने यूरोप में टेंशंस को और बढ़ा दिया। इस एम्बिशन के कारण ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड को एनेक्स किया गया और आखिरकार पोलैंड पे इन्वेजन हुआ। बेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली और जापान ने भी एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई। इन एक्शंस ने ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी में योगदान दिया और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार किया। वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली शुरू हुआ द 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया। यह इन्वेजन बहुत तेज और ब्रूटल था। इसमें एक नई मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई, जिसे ब्लिट्जक्रीग या लाइटनिंग वॉर कहा जाता है। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने द 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ऐसा करने के बावजूद पोलैंड जल्दी ही हार गया और जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच बंट गया। वॉर के शुरुआती महीनों में वेस्टर्न यूरोप में बहुत कम बड़ी बैटल्स हुई। इसे फोनी वॉर कहा जाता है। यह पीरियड अप्रैल 1940 में खत्म हुआ, जब जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पे इन्वेजन्स शुरू किए। जून 1940 तक पेरिस कैप्चर्ड हो चुका था और फ्रांस को जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ल्ड वॉर टू के यूरोपियन थिएटर में हिस्ट्री की कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट और ब्रूटल बैटल्स देखने को मिली। सबसे पहली मेजर कॉन्फ्रंटेशंस में से एक थी बैटल ऑफ ब्रिटेन, जो जुलाई से अक्टूबर 1940 तक चली। आरएएफ के डिटरमिन्ड डिफेंस ने एलाइज को एक क्रूशल विक्ट्री दिलाई। एक और पिवटल बैटल थी सीज ऑफ स्टालिनग्राड, जो अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चली। स्टालिनग्राड में सोवियत यूनियन की विक्ट्री ने ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। डी डे द 6 जून 1944 को यूरोपियन थिएटर का एक और क्रिटिकल मोमेंट था। एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी, फ्रांस के कोस्ट पे एक बहुत बड़ा इन्वेजन लॉन्च किया। बैटल ऑफ द बल्ज दिसंबर 1944 से जनवरी 1945 तक जर्मनी का लास्ट मेजर ऑफेंसिव था। एलाइड ट्रूप्स के रिलेंटलेस एडवांस ने आखिरकार बर्लिन के फॉल और यूरोप में वॉर के एंड की तरफ बढ़ाया। वर्ल्ड वॉर टू का पैसिफिक थिएटर एलाइड फोर्सेस और जापानीज एम्पायर के बीच फियर्स बैटल्स का गवाह बना। सबसे इन्फेमस इवेंट्स में से एक था द 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पे अटैक। जापान के इस सरप्राइज अटैक के कारण यूनाइटेड स्टेट्स वॉर में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर के बाद जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की विक्ट्री ने जापान के एक्सपेंशन को रोक दिया। आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटजी में की आइलैंड्स को कैप्चर करना और उनको बेसिस की तरह यूज करके फर्दर अटैक्स लॉन्च करना शामिल था। नोटेबल बैटल्स में शामिल थीं बैटल ऑफ ग्वाडलकनाल, बैटल ऑफ इवो जिमा और बैटल ऑफ ओकिनावा। पैसिफिक वॉर अपने क्लाइमैक्स पे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग्स के साथ पहुंचा। जापान ने द 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर टू का अंत हुआ। द एलाइड पावर्स कंट्रीज का एक ऐसा कोalition था जो एक्सिस पावर्स के खिलाफ एकजुट थे। इसके की मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में लैंड लीज प्रोग्राम के थ्रू सब्सटैंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की।
प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की लीडरशिप में ब्रिटेन ने एक्सिस पावर्स के इनिशियल ऑनस्लॉट का डटकर सामना किया। जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न फ्रंट पे सबसे ज्यादा फाइटिंग झेली। रेड आर्मी का रेजिस्टेंस और आखिरकार काउंटर ऑफेंसिव्स वॉर के टाइड को मोड़ने में इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए। सीज ऑफ स्टालिनग्राड और बैटल ऑफ कुर्स्क सोवियट्स के लिए की विक्टरीज थीं। जनरलिसिमो चांग काई शेक के नेतृत्व में चाइना ने एशिया में जापानीज एग्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंटरनल डिविजन्स का सामना करने के बावजूद चाइनीज फोर्सेस ने जापानीज ट्रूप्स को रोकने में क्रूशल रोल निभाया। द एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, साथ ही उनके एलाइज भी थे। इन नेशंस ने अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई और अपने अपने रीजन्स पे डोमिनेट करना चाहा। जर्मनी अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इस कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी इंस्टिगेटर था। हिटलर का ग्रेटर जर्मनी का विजन नेबरिंग कंट्रीज पे इन्वेजन का कारण बना। इटली बेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में रोमन एम्पायर के गौरव को फिर से हासिल करना चाहता था। जापान एम्परर हिरोहितो के नेतृत्व में एशिया में इंपीरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी पर चला। पर्ल हार्बर पे अटैक ने रीजन को डोमिनेट करने की जापान की महत्वाकांक्षा को दर्शाया। एक्सिस पावर्स के बीच कोलैबोरेशन आखिरकार उनके डाउनफॉल का कारण बना। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स और टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिले। द हॉलोकॉस्ट इस वॉर के सबसे हॉरिफिक एस्पेक्ट्स में से एक था। कंसंट्रेशन कैंप्स की डिस्कवरी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ईस्टर्न फ्रंट पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। डी डे द 6th of June 1944 को नॉर्मंडी लैंडिंग्स एक और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। एलाइड फोर्सेस का सक्सेसफुल इन्वेजन नाजी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की लिबरेशन के लिए स्टेज सेट करता है। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग्स फाइनल टर्निंग पॉइंट्स थे। एटॉमिक वेपन्स के यूज के कारण जापान को सरेंडर करना पड़ा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का अंत हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 का अंत 2 स्टेजेस में हुआ, पहले यूरोप में और फिर पैसिफिक में। यूरोप में एलाइड फोर्सेस के फाइनल पुश के कारण में 1945 में बर्लिन का फॉल हुआ। एडोल्फ हिटलर ने द 30th of April 1945 को सुइसाइड कर लिया। जर्मनी ने द 7th of May 1945 को अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया और द 8th of May 1945 को विक्ट्री इन यूरोप VE डे मनाया गया। पैसिफिक में वॉर कुछ महीनों तक और चला। जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स यूज करने का डिसीजन लिया गया। द 6th of August 1945 को हिरोशिमा पे एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया और उसके बाद द 9th of August 1945 को नागासाकी पे दूसरा बॉम्ब गिराया गया। जापान ने द 15th of August 1945 को सरेंडर कर दिया और विक्ट्री ओवर जापान VJ डे मनाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। इस वॉर ने अभूतपूर्व डिस्ट्रक्शन किया। यूरोप और एशिया के कई सिटीज खंडहर में तब्दील हो गए। रिबिल्डिंग का काम बहुत बड़ा था और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी थी। सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम्स में से एक था 1945 में यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट। यूएन को नेशंस के बीच पीस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस वॉर के कारण सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए। जर्मनी को ऑक्यूपेशन जोन्स में बांट दिया गया, जिससे वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का क्रिएशन हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 का अंत कोल्ड वॉर की शुरुआत का भी प्रतीक है। वर्ल्ड वॉर 2 ह्यूमन हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसके फार रीचिंग इंपैक्ट्स हुए। इस कॉन्फ्लिक्ट ने अनचेक्ड एग्रेशन के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाया। इससे जो लेसन सीखे गए हैं वो टोटलिटेरियनिज्म के खिलाफ विजिलेंस और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जरूरत को अंडरस्कोर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए एक कलेक्टिव कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और एक बेटर फ्यूचर के लिए मिलकर काम करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है।